हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर स्टूडेंट्स आप लोगों को मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई भी कूपन नहीं खरीदना होता है और ना ही खरीदना होता है कोई पैकेज, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कक्षा 10वीं की रसायन विज्ञान, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं हमारा अध्याय क्रमांक 5, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसमें हम देखेंगे कि ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, जहां पर बसेरा होता है सभी तत्वों का, उसके अंदर की कहानी क्या है और कैसे मिस्टर हेनरी मोसले ने उसको डिजाइन किया, और आवर्त सारणी जो है हमारी आधुनिक आवर्त सारणी जो है, इसके बारे में आज हम सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ समझने वाले हैं। और देखिए, आपकी जो आवर्त सारणी है ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, इसमें छुपा हुआ है रसायन विज्ञान का पूरा आधार। मतलब ये कि आप यहां से ये बता सकते हो कि कौन सा तत्व जो है वो कितने आबंधन बनाएगा, कौन सा जो तत्व है उसके कितनी संयोजकता होगी, कितने जो है उसमें संयोजन इलेक्ट्रॉन होंगे, किस प्रकार से उसमें आवेश आएगा, ये सारी चीजों को आज इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसमें हम देखेंगे कि भाई जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसके पीछे की कहानी क्या है। तो जैसा कि आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये कहानी शुरू होती है हाइड्रोजन से और खत्म होती है यहां पर एक तत्व होता है जिसे 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 हम दर्शाते हैं परमाणु क्रमांक 118 से। परमाणु क्रमांक 118 से हम दर्शाते हैं तो कहानी शुरू होती है पहले वाले आपके पहले परमाणु क्रमांक यानी कि हाइड्रोजन से, और खत्म कहां पर होती है 118 पर। बात समझ में आ रही है? तो हेनरी मोसले ने बड़े स्मार्ट तरीके से 118 तत्वों को अरेंज किया हुआ है जिस सारणी में, इसी को हम कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, जहां पर हमें मिलेगा सोने से लेकर चांदी तक, कैल्शियम से लेकर आयरन तक, हाइड्रोजन से लेकर हीलियम तक, और क्लोरीन से लेकर फ्लोरीन और मैग्नीशियम तक। बात समझ में आ गई? तो आवर्त सारणी को हम स्टार्ट करेंगे। ध्यान से हम देख लेते हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं वो यहीं पर छुपी हुई है, पर क्यों ना हम अपनी एक आवर्त सारणी बनाएं और सिर्फ हम अभी हमारे जो काम के तत्व हैं उनके साथ जो है हम डील करें और समझें कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसका आधार कैसे बनाया गया। बात समझ में आई? तो आपने देखा होगा पिछली कक्षाओं में मैंने आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी बताई थी। मैंने आपको ये बताया था कि जो आवर्त सारणी का बनना है ये बेसिकली 4 चरणों में हुआ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डोवेर-आइनर के त्रिक की, फिर एंट्री होती है न्यूलैंड्स के अष्टक की, इसके बाद हम बात करते हैं मेंडलीव की, आपकी जो आवर्त सारणी थी जिसमें उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाया था। पर जब हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की, जिसके बारे में या जिसके बिना जो रसायन विज्ञान है वो अधूरा है, राइट, तो वहां पर हेनरी मोसले ने क्या किया, परमाणु क्रमांक को आधार बनाया, परमाणु क्रमांक को आधार बनाया, और इस परमाणु क्रमांक को आधार बनाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने आवर्त सारणी डिजाइन की, उसमें कौन से रहस्य छुपे हुए हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज की क्लास में, क्योंकि हम ये जानेंगे कि जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है ये सिर्फ एक आवर्त सारणी नहीं है, इसके अंदर छुपे हुए हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। मतलब यदि आपने आवर्त सारणी समझ डाला तो रसायन विज्ञान में आपकी लाइफ हो गई झींगा लाला। बात समझ में आई? देखो कैसे होगा। भैया बड़ी सिंपल सी कहानी है। जब आप आते हो ऊपर से नीचे, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से देखना। आप जब ऊपर से नीचे आते हो तो जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ आपको दिख रहे हैं भाई, कितने, 1 से लेकर 18 तक। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम कहते हैं समूह। क्या कहते हैं? तो ध्यान से देखोगे तो इसको हम कहते हैं समूह। ऊपर से नीचे आने वाली चीजों को हम कहते हैं समूह, और बाएं से दाएं जाने वाली जो चीजें हैं इसको हम कहते हैं आवर्त। कहानी समझ में आ गई? तो समूह की यदि बात की जाए, समूह की यदि बात की समूह की यदि बात की जाए और आवर्त की यदि बात की जाए, तो समूह हमारे पास कितने हैं? तो 18 हैं, और आवर्त हमारे पास कितने हैं? तो 7 हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, मैंने सिर्फ काम के एलिमेंट्स बनाए हैं, ठीक है, इनके बिना इनसे आपका काम चल जाएगा। इनके अलावा यदि एलिमेंट्स आपको नहीं पता है तो भी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, समूह कितने हो गए भाई? 18 हो गए। समूह हो गए आपके 18, आवर्त हो गए आपके 7। पहली इंफॉर्मेशन साथ साथ में कॉपी में नोट करते जाए, मैं बिल्कुल समय दूंगा आपको लिखने के लिए भी। तो बच्चों अपनी कॉपी में लिखो, समूह हो गए 18 और आवर्त कितने हो गए? तो 7 हो गए। क्लियर?
अब आते हैं ब्लॉक पर। आप ध्यान से देखो, यहां पर एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है और पी ब्लॉक है। बात समझ में आ गई? तो अब आते हैं किस पर? भाई ब्लॉक पर। पी ब्लॉक जो है उसको मैंने थोड़े अलग तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि पी ब्लॉक जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑलराउंडर वर्सेटाइल ब्लॉक है। क्योंकि देखो ध्यान से, सभी धातुएं हैं हाइड्रोजन को छोड़कर, सभी धातुएं हैं, ध्यान से देखो, आपका तांबा है, आपका चांदी है, आपका सोना है, साथ में आपको दिख रहा होगा आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, कैडमियम और पारद यानी कि मरकरी। कुछ इसी तरीके से आपका जो है एफ ब्लॉक, इसमें सभी धातुएं हैं। बात समझ में आ रही है? तो वन बाय वन सारी इंफॉर्मेशन को आपके दिमाग के अंदर मैं करने वाला हूं फिट। मतलब ये कि आप इसको ध्यान से यदि सुनोगे तो आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्यूचर में भी आप एक दो बार देखेंगे, आपका काम चल जाएगा। फिर से बता रहा हूं स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, यहीं से डिसाइड होगा, इस चैप्टर के पीरियोडिक टेबल वाले से पार्ट से ही डिसाइड होगा कि आपको रसायन विज्ञान में अभिक्रियाएं कितने अच्छे तरीके से समझ में आती है, आपको तत्वों के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो कैसे बनती है और किस प्रकार से एक तत्व दूसरे के साथ करता है अभिक्रिया। बात समझ में आ गई? ध्यान से देखो। तो भाई आवर्त हैं 7, समूह हैं 18, ब्लॉक हैं 4। ब्लॉक कौन से हैं? तो भाई एक ऐसी कॉलोनी की बात कर रहे हैं जिसमें जो है तत्व रहते हैं, पाए जाते हैं। तो कौन से ब्लॉक? तो एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, ए ब्लॉक है और पी ब्लॉक है। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन के अलावा जितने भी तत्व हैं वो सभी कैसे हैं? आपकी धातु। डी ब्लॉक जो है उसमें सभी कैसे हैं? धातु हैं। एफ ब्लॉक जो है उसमें सभी कैसे हैं? धातु है। पी ब्लॉक में धातुएं हैं जो काले कलर से बनी हुई है और अधातुएं हैं जो इस तरीके से यहां पर काले रंग से लिखी हुई हैं और ये यहां पर जो है आपके वॉयलेट बैगनी रंग से लिखी हुई है। साथ में आप देखेंगे कुछ लाल डिब्बे आपको दिख रहे हैं, ये हैं आपकी उपधातुएं। अब याद करो, इसके पहले एक चैप्टर था कार्बन, उसके यौगिक, उसके पहले एक और चैप्टर था धातुएं और अधातुएं। वहां पर हमने धातुओं को पढ़ा, अधातुओं को पढ़ा, हमने उपधातुओं को नहीं पढ़ा। इस चैप्टर में हम उपधातुओं को भी पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? तो पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया गया, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमने इसमें आधार माना है परमाणु क्रमांक को। मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि पीरियोडिक टेबल जो है, आवर्त सारणी जो है, इसका सिद्धांत क्या है, तो आपको बताना है कि भाई ऐसा क्या किया गया, हमने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के हिसाब से व्यवस्थित किया और यही है सिद्धांत आपकी आधुनिक आवर्त सारणी का। बात समझ में आ गई? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सी चीजें हैं, इसको हम साथ में लिखते जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और बोर्ड लेंगे, वहां पर जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिद्धांत की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिद्धांत की, ठीक है, या फिर आप उसको आधार भी कह सकते हैं। और भाई आधार क्या होगा? और स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, आज भैया हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखनी है। आज गुरुजी जो है पूरे जोश में है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग के अंदर करने वाला हूं फिट। बात समझ में आ गई? सिद्धांत या आधार क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं कि तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक, आपकी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें हमने बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से जमाया था। यहां पर हम क्या करेंगे, तत्वों को बढ़ते 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 परमाणु क्रमांक, कैसे जमाएंगे भाई? परमाणु क्रमांक, बढ़ते परमाणु क्रमांक के हिसाब से हम जमाएंगे, के आधार पर व्यवस्थित किया गया। बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर, बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या किया गया? व्यवस्थित किया गया। व्यवस्थित। बात समझ में आ रही है? तो कैसा किया गया? व्यवस्थित किया गया। क्लियर हो गया? कैसा किया गया? आपके सिद्धांत आधार क्या है? तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या किया गया भाई? व्यवस्थित किया गया। पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, ध्यान से देखना, दूसरी जो बात है वो क्या कहती है, ध्यान से देखोगे, दूसरी जो बात है वो ये कहती है, इन डिब्बों पर गौर फरमाइएगा सभी बच्चे बड़े ध्यान से। बात समझ में आ रही है? इन डिब्बों पर गौर फरमाइएगा सभी बच्चे बड़े ध्यान से। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखो 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 देखो। अब यदि आपसे कोई पूछे कि भाई समूह कितने हैं, जिसको हम ग्रुप कहते हैं, तो समूह कितने हैं? तो समूह हैं 18। समूह कितने हैं? तो 18। कुछ इसी तरीके से आपसे यदि कोई पूछे कि भाई आवर्त कितने हैं, तो आवर्त कितने हैं स्टूडेंट्स? भाई 7 हैं। कुछ ऐसे यदि आपसे कोई पूछे कि ब्लॉक कितने हैं,
तो ब्लॉक कितने हैं स्टूडेंट्स, तो आप यदि ध्यान से देख रहे होंगे तो S है, P है, D है, F है। ब्लॉक कितने हैं, S, P, D, F। कितने ब्लॉक्स हैं भाई, 4 ब्लॉक है। बात समझ में आ रही है। अब जब बात करेंगे हम S ब्लॉक की, हम S ब्लॉक की यदि बात करेंगे तो सारी जो हैं धातुएं हैं, बात समझ में आ रही है, सारी जो है धातुएं हैं, हाइड्रोजन के अलावा बोल रहा हूं, नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। P ब्लॉक जो है उसमें भी सारी क्या है भाई, धातुएं हैं। D ब्लॉक जो है उसमें भी सारी धातुएं हैं, पर सॉरी गलत हो गया। P ब्लॉक जो है उसके साथ ऐसा नहीं है, सॉरी बच्चों जोश में गड़बड़ हो गया। D ब्लॉक जो है वो हो गया आपका सारी धातु, F ब्लॉक जो है वो सारी धातुएं, पर आपका जो P ब्लॉक है वो बड़ा ही वर्सेटाइल है, उसके अंदर तीनों चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि धातु, उपधातु और जो है क्या होगी आपकी अधातु। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, ध्यान से देखिएगा, जब हम इसके पिछले वाले यहां पर जाएंगे तो हम जानेंगे कि भाई जो उपधातु हैं, जिनके रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो धातुएं और अधातुओं के बीच में पाए जाते हैं, वो कौन सी है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, और साथ में क्या है आपका Sb यानी कि एंटीमनी है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। तो काउंट कर लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो हमारे पास जो धातुएं हैं स्टूडेंट्स बेटा वो कितनी है, तो वो है हमारे पास कितनी, तो वो है 7। बात समझ में आ रही है। उपधातुएं कितनी हमारे पास, 7 है। कौन सी है वो भी देख लेते हैं एक बार। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी यानी कि Sb, Te यानी कि टेलुरियम और Po यानी कि हमारे पास है पोलोनियम। ठीक है, अब देखो क्या ये सारी चीजें समझ में आ गई, क्या आपको सिद्धांत समझ में आ गया, आधार समझ में आ गया। मतलब ये कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा जो तत्व है वो भी बढ़ते जाएंगे और उस तरीके से हम उनको व्यवस्थित करते जाएंगे। ठीक है, वो एक डिब्बा खाली बचा है, वहां पर हम क्या लिख दें, तो कुछ भी हम लिख सकते हैं। आवर्त देख लिया, समूह देख लिया, हाँ कुल तत्व देख लेते हैं हम इसमें। तो कुल तत्व जो है जिसके बारे में अभी तक बताया जा चुका है, ये हमारे पास कितने हैं, तो भाई ये हमारे पास हैं 118। तो स्टूडेंट्स कुल तत्व कितने हो गए, 118। क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, सब कुछ दिमाग के अंदर करूंगा फिट। मतलब ये बार बार कॉपी देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यदि ये क्लास अच्छे से देख लेंगे तो ये सब कुछ आपके दिमाग के अंदर वैसे ही सेट हो जाएगा। फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे कॉन्सेप्ट्स निकलकर बाहर आएंगे और आप आसानी से लगा देंगे सारे क्वेश्चंस। नोट करो, क्या कहते हो, इंटरेस्टिंग बात। कोई दुख, कोई दर्द, कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रकार की परेशानी यदि है, आप उसको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए। आपके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका हम वहां पर भी निराकरण करेंगे। क्लियर हो गया, निवारण करेंगे। चलो नोट कर लो, कर लिया, ठीक। उपधातु कितनी है भाई, 7 है। धातु और अधातु जो है वो हम काउंट कर सकते हैं, कहां से, हमारी जो आवर्त सारणी है वहां से। ठीक है, ये पहली बात थी। अब वापस यहां पर आते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो तत्व बने हुए हैं, ये जो तत्व बने हुए हैं, इनके समूहों के नाम होते हैं। इनके जो समूह होते हैं उसके नाम होते हैं। अब जो भाई पहला समूह है, जो आपका पहला समूह है जो हाइड्रोजन से शुरू होता है और आपके फ्रांशियम पे खत्म होता है, जो हाइड्रोजन से शुरू होता है और कहां से खत्म होता है, फ्रांशियम पे खत्म होता है, उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम होगा मृदा धातु। तो क्या होगा, तो ये होगा मृदा धातु। इसके पड़ोस वाला जो है वो होगा आपका क्षारीय मृदा धातु। और इन सबको याद करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, इन सबको याद करने का मैं आपको तरीका बताने वाला हूं और बड़ा कनेक्टेड है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट। तो पहला जो समूह होगा भाई, समूह ऊपर से नीचे, आवर्त दाएं से बाएं से दाएं। अब पहला वाला जो समूह होगा स्टूडेंट्स, उसका नाम होगा आपका मृदा धातु। पर यदि हम बात करें दूसरे समूह की, तो उसका नाम क्या होगा, क्षारीय मृदा धातु। बात समझ में आ गई। तो पहला समूह क्या कहलाएगा, मृदा धातु है। दूसरा जो होगा वो होगा क्षारीय मृदा धातु है। अब बात करते हैं 18वें समूह की। किसकी बात करते हैं भाई, 18वें समूह की। तो इसको हम कहते हैं अक्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें, नोबल गैसें, उत्कृष्ट गैसें और आदर्श गैसें। बात समझ में आ रही है। तो क्या कहते हैं, आदर्श गैस। तो क्या बोलेंगे भाई, आदर्श गैस बोलेंगे। अब 17वें का भी तो कोई नाम होगा ना,
17वें का नाम क्या होगा? तो भाई इसका नाम होगा हेलोजन। तो इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? तो बेटा इसका नाम क्या होगा? हेलोजन। 16वें का कुछ नाम होगा तो इसका नाम होगा कैल्कोजन। क्या होगा? तो इसका नाम होगा आपका कैल्कोजन। तो 18वें का नाम क्या हुआ? आदर्श गैस। 18वें समूह के जितने भी तत्व हैं उनको हम उत्कृष्ट गैसें या फिर क्या कह सकते हैं भाई? आदर्श गैसें कह सकते हैं। 17वां जो समूह है इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये हेलो यानी कि सॉल्ट का निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको हम हेलोजन कहेंगे। और 16वें समूह जो रहेगा उसका नाम क्या होगा? तो कैल्कोजन रहेगा। तो कैल्कोजन देख लिया, हेलोजन देख लिया, आदर्श कैसे देख ली, मृदा धातुएं देख ली, क्षारीय मृदा धातुएं देख ली। बात समझ में आ गई? सारे ब्लॉक भी देख लिए। अब ध्यान से देखो, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ना उनको हम बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक वालों को हम क्या बोलते हैं भाई? संक्रमण तत्व। बात समझ में आ रही है? जिंक, कैडमियम और Hg यानी कि पारे को छोड़कर जितने भी तत्व हैं इन सबको हम क्या बोलेंगे? संक्रमण तत्व। तो डी ब्लॉक वालों को क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक वाले को हम क्या बोलेंगे भाई? डी ब्लॉक वाले जो हैं, क्या लिखा है? डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक वाले जो हैं इनको हम क्या बोलेंगे भाई? संक्रमण तत्व। क्या बोलेंगे? संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व। तो डी ब्लॉक वाले को क्या बोलेंगे बच्चों? संक्रमण तत्व। पर याद रहे इसमें आपका जो जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, इन तीन के अलावा सभी संक्रमण तत्व हैं आपके। पर आप गौर से देखिएगा हुआ क्या, यह आपका जो पांचवा और यार आवर्त कम बने हैं क्या? ओ हो, थोड़ा सा स्टूडेंट्स इसमें हो गया है केमिकल लोचा। उसको मैं 1 मिनट में कर देता हूं कवर 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 कवर। ध्यान से देखना क्या हुआ है। गिनती जो है वो हम थोड़ी गलत कर गए हैं, बट उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ध्यान से देखो, लिथियम बेरिलियम वाला जो रहेगा इसमें क्या होगा? इसमें जो है बेसिकली आपके 2 आएंगे, यहां पर ऐसे बना देते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और ध्यान से देखना क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका लिथियम और ये हो जाएगा आपका सोडियम। रुको 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है। रुको देखो, सोडियम हटाते हैं, पोटेशियम हटाते हैं, मैग्नीशियम हटाते हैं, कैल्शियम हटाते हैं, फ्रांशियम हटाते हैं। बात समझ में आ गई। और ये हो गया आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। क्लियर? अब ध्यान से देखो, तो भाई हाइड्रोजन हो गया, आपके बाद लिथियम हो गया, फिर सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, यहां पर CS आएगा और यहां पर आएगा फ्रांशियम। याद कैसे करोगे वो बताता हूं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कैसे याद करते हैं भाई? हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। हमारी जो हेलिना है वो थोड़ी सी बदमाश है, थोड़ी सी क्रिएटिव है। हम ऐसे याद नहीं करेंगे, हम याद करेंगे हेलिना कब्र से फरार। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, जैसा कि सब याद करते हैं आप वैसा कर सकते हैं, हेलिना की रब से फरियाद। और दूसरा, जैसा कि मैं अपनी कक्षाओं में करवाता हूं, हेलिना कब्र से फरार, हेलिना कब्र से फरार। तो आप इसको याद रखिए, थोड़ा फनी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। बात समझ में आएगी? हेलिना, हेलिना कब्र से फरार। क्लियर? अब दूसरे वाले को करते हैं, जैसा कि आप याद करते हैं बच्चों, इसको किस तरीके से वो भी बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आप करते हैं बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप यानी कि बैरियम और राजी यानी कि रेडियम। तो सभी बच्चे कैसे याद रखते हैं इसको ध्यान से देखिएगा। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी। पर ऐसा नहीं होता है, वो जमाना चला गया, ठीक है। बेटा बहुत ज्यादा लाडला नहीं होता है, खूब कुटाई होती है बेटे की। मतलब ये हम कैसे याद रखेंगे? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रगड़े। पढ़ता लिखता है नहीं, फिर कार भी चाहिए, स्कूटर भी चाहिए, छपरी पर करना, ऐसा थोड़ी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रगड़े। बाप राजी नहीं, यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स? बाप रगड़े। क्लियर? इसी तरीके से एक और बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला वाला जो है वो क्या है? हेलिना कब्र से फरार। जब मैं कक्षा 10वीं में था, मेरे दोस्तों के साथ मैंने मिलकर ये बनाया था, हेलिना कब्र से फरार। दूसरा जो था वो था बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रगड़े। क्लियर? आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसा कि जनरली लोग याद रखते हैं, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। इतने जल्दी राजी नहीं होने वाले पिताजी, क्योंकि बेटा पढ़ता वढ़ता कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखो,
एक और करते हैं, ठीक है, इधर वाला याद करते हैं, ये पहला ही याद करना है डी ब्लॉक का, बाकी सारे याद नहीं करने हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो, आवर्त 7 होंगे, बना दिए गए हैं। अब देखो, अब भैया क्या होता है, जो विज्ञान के जो शिक्षक होते हैं वो थोड़े से क्रिएटिव तो होते हैं, क्योंकि बच्चे भी क्रिएटिव होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कैसे याद रखोगे, ये भी अपना अपना तरीका है। बात समझ में आ रही है? अलग अलग तरीके से हम याद रख सकते हैं। हम इसको कुछ ऐसे याद रखेंगे स्टूडेंट, जो कि मेरा तरीका है। साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, याद रखिएगा, साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, मांगे फेयर कॉपी। क्योंकि होमवर्क दिया होगा आप सर ने, गुरुजी ने जो है वो होमवर्क दिया होगा, ध्यान से देखना। साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, मांगे फेयर कॉपी। कोबाल्ट तक पहुंच गए। अब क्या करो, याद ध्यान से देखो, जब कॉपी कंप्लीट नहीं होती है तो कई बार जो है गुरुजी आपको गुस्से में घर भेज देते कि भैया जाओ घर से कंप्लीट करके लाओ, या फिर कई बार आप ऐसे करते हैं कि बोल देते हैं, जैसा कि सभी लोग करते थे, हम भी करते थे, कि सर कॉपी जो है वो घर में छूट गई है। तो कई बार टीचर्स क्या करते हैं, घर भेज देते हैं, उनको पता है कि आप बहाने बना रहे हो। बात समझ में आ गई? तो देखो, साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, मांगे फेयर कॉपी, ठीक है, नहीं है कंप्लीट, जाना है घर। यहां पर गैलियम होता है, यदि आप जानते हो तो। यहां पर जो है स्टूडेंट्स क्या होता है, गैलियम होता है। क्लियर? तो कैसे होगा, साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, मांगे फेयर कॉपी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, पर कॉपी घर में है, नहीं है कंप्लीट, तो कंप्लीट करने के लिए घर जाना है, तो नहीं है कंप्लीट, जाना है घर। बात समझ में आ गई? साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, मांगे फेयर कॉपी, नहीं है कंप्लीट, जाना है घर। ऐसे याद रहेगा। एक और चीज बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग बात क्या है यहां पर, ध्यान से देखिएगा। भाई आपका जो तांबा होता है महंगा होता है, उसके आभूषण पहले बनाए जाते थे, ठीक है। तांबा जो होता है उसके जस्ट नीचे आता है चांदी, उससे थोड़ा सा महंगा, उससे और नीचे क्या आता है, एयू यानी कि गोल्ड, उससे और ज्यादा महंगा। बात समझ में आ रही है? तो हमें सिर्फ काम काम की जो तत्व हैं उनके बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। तो देखो, तांबा हो गया यानी कि कॉपर। एजी जो है वो क्या होता है, अर्जेंटीनम। इसका जो एक्चुअल नेम है स्टूडेंट्स वो क्या है, अर्जेंटीनम। हम इसको लोकल भाषा में कहते हैं आपका चांदी यानी कि रजत, ठीक है। अब आपका जो गोल्ड है उसका एक्चुअल जो नेम है औरम। औरम यानी होता है चमक, औरा यानी क्या होता है, तेज यानी कि चमक। तो इसका एक्चुअल जो नेम है वो क्या है, औरम। हम उसको क्या कहते हैं, गोल्ड यानी कि एयू। बात समझ में आ गई? तो ये तीनों याद रखोगे। चांदी से महंगा सोना, सॉरी आपके तांबे से महंगी चांदी, चांदी से महंगा आपका क्या हो गया भाई, सोना हो गया। कुछ इसी तरीके से बात करेंगे जिंक की। जिंक, उसके नीचे कैडमियम, और उसके नीचे आपकी एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मरकरी यानी कि Hg। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इस तरीके, अच्छा ये प्लेटिनम देखो, प्लेटिनम भी एक धातु है जो कि बहुत ही ज्यादा निष्क्रिय होती है और बहुत ही ज्यादा महंगी होती है, बहुत ज्यादा महंगी होती है, सोने से तो बहुत ज्यादा महंगी होती है। और पैलेडियम यानी कि पीडी, जिसके बनाए जाते हैं चुंबक, ठीक है। अब देखो एक बार जल्दी से लेते हैं। हेलिना कब्र से फरार, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रगड़े। साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, मांगे फेयर कॉपी, नहीं है कंप्लीट, जाना है घर। क्लियर? इधर वाले जो हैं वो आपको याद होंगे। बात समझ में आ गई? तो यदि इतने तत्व आपको क्लियर हैं तो आपका जो खेल है वो आसानी से हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, तो मैंने ये बताया था आपको कि यहां पर जो है ये वाले आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक, इनको हम बोलते हैं संक्रमण धातुएं। और होता क्या है कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं, है ना, इनके बीच से निकले हुआ है एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक कहां से निकला है भाई, तो डी ब्लॉक से निकला है। ये La के बाद वाले जितने हैं, यहां पर सीरियम से लेकर लूटेटियम तक, सीरियम से लेकर लूटेटियम तक, और एक्टिनियम के बाद वाले जितने भी हैं, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक। बात समझ में आ रही? लॉरेंशियम है क्या है वो, Lr, अभी याद नहीं आ रहा है। लॉरेंशियम में कंफ्यूज हूं, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में वो क्या है, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। तो ये इसके बाद वाले सारे, एक्टिनियम के बाद वाले सारे जो हैं वो कहां पर आते हैं आपके, उसके लिए हमने एक सेपरेट बना दिया, और वो है आपका एफ ब्लॉक, ठीक। तो आपके डी ब्लॉक जो होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, संक्रमण तत्व बोलेंगे। और इसी तरीके से आपके जो एफ ब्लॉक वाले होंगे उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, तो बेटा एफ ब्लॉक वाले को हम बोलेंगे अंतः यानी कि इनर संक्रमण तत्व।
जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, आज हैंडराइटिंग पर मत जाओ, आज कॉन्सेप्ट वाला दिन है। तो एफ ब्लॉक तत्व क्या होंगे आपके? यार मजा नहीं आ रहा लिखने में, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग आ नहीं रही आज। तो ये हो जाएंगे आपके अंतः संक्रमण तत्व। क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके अंतः संक्रमण तत्व। ठीक, देखते जाओ, सारी कहानी जो है सीधे दिमाग के अंदर जाने वाली है, कोई कॉपी वॉपी में नहीं जाएगी। नोट जो है वो बनेंगे, पर हम तैयारी इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि ऐसे ही आपको ये चीजें याद रहेंगी। यस और नो, ध्यान से देखो। ठीक, अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है भाई, हमने जान लिया है डी ब्लॉक के बारे में, हमने जान लिया एस ब्लॉक के बारे में, हमने जान लिया एफ ब्लॉक के बारे में, हमने ये भी जान लिया कि कौन से समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो देखो क्या जान लिया भाई, पहला समूह मृदा, दूसरा क्षारीय मृदा, 18वां आदर्श गैस, 17वां जो है वो हेलोजन, और आपका जो 16वां है वो आपका कैल्कोजन हो गया। उपधातु जान ली, धातुएं जान ली, अधातुएं जान ली, कुछ ऐसी धातुएं जानी जो संक्रमण तत्व नहीं कहलाती हैं, जिंक, कैडमियम, Hg। कुछ ऐसी धातुएं जानी जो इनके बीच में से निकलती है, जैसे कि लेंथेनॉइड्स, ये पूरे, और एक्टिनॉइड्स। कहानी समझ में आ गई? हमने ये भी जान लिया कि याद कैसे रखेंगे, हेलिना रब से कब्र से फरार, आपका जो है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रगड़े, और साथ में हमने ये सीखा साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, मांगे फेयर कॉपी, नहीं है कंप्लीट जाना है घर। याद रहेगा कि नहीं रहेगा मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? अब देखो, पहले काम करो, ये जो चीज है इसको अपनी कॉपी में बनाओ, बढ़िया तरीके से इसको नोट करो, एक स्क्रीनशॉट लो, पॉज करके जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसको अपनी कॉपी में बनाओ, साथ में इसका भी बनाओ। बात समझ में आ गई? इसका भी एक स्क्रीनशॉट अपनी कॉपी में बनाओ। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अब इस चैप्टर के इस टॉपिक के पिटारे में से हम कौन सी चीज को पढ़ने वाले हैं। तो इसको जल्दी से बनाया जाए, हम बढ़ रहे हैं आगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने इसको भी बना लिया और आपने इसे भी बना लिया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से अपना समय लीजिए, बढ़िया तरीके से आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर फोन में रख लेते हैं, उससे नहीं बनेगा। आपने कभी सोचा है कि टीचर्स को ये चीजें क्यों याद रहती है बढ़िया तरीके से? क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं, उसको बार बार ड्रॉ करते हैं, उनकी प्रैक्टिस ज्यादा होती है, और कोई डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट्स। यदि इंटेलिजेंसी की बात की जाए तो जो बच्चे होते हैं वो हमेशा टीचर से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। टीचर को एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, बच्चों को 5-5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, वो भी बिना इंटरेस्ट के। बात समझ आ रही? उसके बाद भी आप लोग एक साल में हर सब्जेक्ट को पढ़कर बढ़िया तरीके से रिजल्ट लेकर आते हो। इसका मतलब ये कि यदि हम इंटेलिजेंसी को कंपेयर करें तो स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंसी हमेशा किसी एक पर्टिकुलर टीचर से ज्यादा होती है। अपवाद हो सकते हैं, बात समझ में आ रही है? इसलिए क्या करना है आपको, इसको अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से नोट करना है। आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, अब सवाल पैदा होता है कि सर ये बताइए कि भाई किस आवर्त में कितने तत्व पाए जाएंगे। तो एक काम करते हैं, एक बार काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो, पहले आवर्त में कितने पाए जाएंगे। देखो, आपके इस वाले भाग के सारे कॉन्सेप्ट्स का जो आंसर है वो छुपा हुआ है आवर्त सारणी में, इसलिए मैं आवर्त सारणी को ही बेस बनाकर सारी चीजें पढ़ा रहा हूं। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम मिटाते हैं और बाकी की इंफॉर्मेशन वहां पर पुट करते हैं। ऐसा इसलिए, नहीं तो बड़ा हौच-पौच सा हो जाएगा। ठीक है, चलो आदर्श गैस आपने जान लिया है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हेलोजन आपने जान लिया है, इसको भी मिटा देते हैं। कैल्कोजन्स आपने जान लिया है, मिटा देते हैं। बात समझ में आ गई? समूह 18 आप जान लिया है कि कुल समूह 18 होते हैं, बड़ी बच्चों वाली बात हो गई। आवर्त जो है वो कितने होते हैं भाई, 7, ये भी हमने जान लिया। मृदा धातुएं हमने जान ली है, साथ ही हमने जो क्षारीय धातुएं हैं वो भी हमने जान लिए। एस, पी, डी और एफ ब्लॉक हमने जान लिया है। अब ध्यान से देखिए किस आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये आवर्त है, मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूं कुल तत्व, तो ये हो जाएंगे आपके कुल तत्व। ध्यान से देखिएगा, अब पहले आवर्त में आपको कितने तत्व दिख रहे हैं, ध्यान से देखो, 1 और 2। तो पहले में कितने सॉरी, तो स्टूडेंट्स पहले में कितने, तो भाई 2। कैसे, हाइड्रोजन, हीलियम। दूसरे में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो दूसरे में कितने हैं भाई, 8। तीसरे के देख लेते हैं, तो तीसरे में भी कितने हैं, 8। चौथे में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 तक गया है, तो 18। ठीक है, तो इसमें हो गए आपके 18। अब पांचवें में देखते हैं, पांचवें में भी 18 ही होंगे। अब बच्चे बोल रहे हैं सर छठवें में भी 18 ही होंगे इस हिसाब से, तो पर बेटा ऐसा नहीं है, यहां पर है थोड़ा सा ट्विस्ट। और वो ट्विस्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा भाई। ये जो आपका LA है,
इसके बाद के जो 14 तत्व हैं वो F में आ गए हैं, ठीक है। एक्टिनियम के बाद के जो 14 तत्व हैं वो यहां पर आ गए हैं। तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको 18 तो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से 18 तो हो गए, पर 14 यहां पर भी है, क्योंकि आपका जो F ब्लॉक है वो D ब्लॉक से निकल कर आया है। क्यों आया है, कक्षा 11वीं में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 18 के साथ क्या करना पड़ेगा, 14 जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो भाई 18 के साथ आपने जोड़ दिया 14, तो आंसर आ गया 32। 7वें में भी ऐसे ही होगा, 18 के साथ आप जोड़ देंगे 14, तो ये भी हो जाएगा आपका 32। तो कोई यदि आपसे पूछे कि पहले तत्व में पहले आवर्त में तत्वों की संख्या तो 2, इसके बाद 8, इसके बाद 8, इसके बाद 18, 18, 32 और 32, सबको यदि आप जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 118। आप सबको जोड़ लीजिए, ये हो गया 64, ये हो गया 36, ये हो गया 16 और 2, आप सबको जोड़ लीजिए, आपका जो आंसर है वो आएगा एग्जैक्टली कितना, 118। चलो इसको भी नोट करो, बढ़ रहे हैं आगे, ठीक। तो हमने ये जान लिया कि कौन सा जो तत्व है या कौन सा जो आवर्त है उसमें अधिकतम कितने तत्व आ सकते हैं। क्लियर, चलो बढ़िया तरीके से इसको नोट कर लो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब समूह के हिसाब से देख लेते हैं। पहले समूह में 7, दूसरे वाले में 6, 3 से लेकर 12 तक के हर समूह में जो है वो 4 आएंगे। कुछ इसी तरीके से 18वें समूह में 7, 13 से लेकर 17 तक जितने भी समूह बने हुए हैं उसमें कितने आएंगे, आपके 6 तत्व जो हैं वो आएंगे। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। इसको भी नोट करो। तत्व वाली बात पूरी हो गई, समूह वाली बात पूरी हो गई। अब एक काम करते हैं, हम ये जानते हैं कि कौन सा जो तत्व है उसकी संयोजकता कितनी होती है, कौन से तत्व की संयोजकता कितनी होती है। बात समझ में आ रही है तो ध्यान से देखिएगा। इस वाले पार्ट को यहां से मिटा रहा हूं, और संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और संयोजकता क्या होती है इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखो, मैं यहां पर लिख रहा हूं संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, संयोजक इलेक्ट्रॉन कैसे बताएंगे, तो देखिए इंटरेस्टिंग सी बात है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बता सकते हैं। अब कक्षा 9वीं में आपने बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा हुआ है, जहां पर आपने ये सीखा था कि किसी भी तत्व की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, आपका विन्यास से निकली हुई संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजक इलेक्ट्रॉनों की हम निकाल रहे हैं संख्या। बात समझ में आ रही है। तो उदाहरण के लिए हम सोडियम ले लेते हैं भाई, तो सोडियम जो है वो है 11, 2, 8, 1। पोटेशियम ले लो, 19 हो गया भाई, ये हो गया 2, 8, 8 और 1। बात समझ में आ गई। तो आप देखेंगे अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है 1, और यही हो गया आपके संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो भाई ये हो गई 1, यहां पर हो गई 2। इसी तरीके से जितने भी आपके 3 से लेकर 12 तक के तत्व हैं, ठीक है, इसमें क्रोमियम और कॉपर वाले समूह को यदि आप छोड़ दें तो सभी की जो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है 2। सभी के संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो भाई 2 है। यहां पर कितनी होगी, 3, 4, 5, 6, 7, और यहां पर कितनी होगी आपकी 8। एक बार हम जो है क्रॉस चेक कर लेते हैं कुछ उदाहरण लेकर। देखो ध्यान से देखो, क्या कहते हो, वहां से उठाते हैं ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन है 8, परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 8 है, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, तो 2 और 6। तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट, 6। ये देखो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 6। कुछ ऐसी बात आप करेंगे सल्फर के साथ में, सल्फर का परमाणु क्रमांक है भाई 16, 2, 8, 6। बात समझ में आई क्या। तो एक चीज तो पता चल गई, एक समूह में जितने भी तत्व आते हैं सबके संयोजक इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक समान होते हैं। लिखो इसको अपनी कॉपी में, एक समूह में आने वाले एक समूह में आने वाले सभी तत्वों के संयोजक इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कैसी होती है, एक समान होती है। बात समझ में आ गई, पक्का जी। चलिए ऑक्सीजन सल्फर का हमने देख लिया, इसी तरीके से हम फ्लोरीन क्लोरीन देख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग जो है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन और ओजी ले सकते हैं। बात समझ में आ गई, पक्का पक्का। चलो इसी तरीके से मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रगड़े सब ले सकते हो।
बात समझ में आ रही है? तो सबके देख लिए हमने संयोजक इलेक्ट्रॉन, सबके हमने क्या देख लिए? संयोजक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब मैं आपको पढ़ाता हूं संयोजकता क्या होती है। अब कौन सी चीज देखेंगे? संयोजकता क्या होती है। ठीक, चलो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो नोट करो नोट करो। ठीक है, चलो आज के बाद मेरी क्लास के किसी भी स्टूडेंट को संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी तत्व के लिए, किसी भी समूह के लिए, है ना। इसको मिटा देते हैं, ये काम की चीज फिलहाल में नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब संयोजकता पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब कहां पर चलते हैं? संयोजकता पे। चलो, तो ये तो हमने देख लिया है, हम चलते हैं संयोजकता पे। अब देखो, अब कई बार आपने देखा होगा, एक बात, ये दो यौगिकों को देखो, मैं लिख रहा हूं भाई CaCl2, AlCl3 और NaCl। क्या आपको ये तीनों यौगिक दिखे? एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। एक चीज गौर करने वाली है, सर सोडियम के साथ एक क्लोरीन, कैल्शियम के साथ 2 क्लोरीन, एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन, ऐसा क्यों? ऐसा खिलवाड़, ऐसा भेदभाव क्यों हुआ क्लोरीन के साथ या एल्यूमिनियम के साथ? तो इसके पीछे की जो कहानी है वो रासायनिक आबंध है, और वही क्या है? आपकी संयोजकता। बात समझ में आ रही है? अब जो चीज पढ़ा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि उसमें ही आंसर छुपा हुआ है कि कौन सा तत्व जो है वो कितने आबंध बनाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग सी कहानी है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग संयोजकता की परिभाषा जान लेते हैं। संयोजकता, ठीक है। अब ये संयोजकता क्या होती है, तो ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। भाई अष्टक पूरा करने में, अष्टक पूरा करने में, अष्टक 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 पूरा करने में, अष्टक पूरा करने में इलेक्ट्रॉन की कई बार आदान करना पड़ता है, कई बार करना पड़ता है प्रदान, या फिर इलेक्ट्रॉन की आदान प्रदान, या तो आदान होगा या तो प्रदान होगा, आदान प्रदान या साझेदारी। अष्टक पूरा करने में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या साझेदारी करने की संख्या क्या होगी? तो ये होगी आपकी, तो संयोजकता क्या है? तो स्टूडेंट्स बेटा ये है एक प्रकार की आपकी संख्या। मैंने क्या कहा था? सब कुछ दिमाग के अंदर होगा फिट। बात समझ में आ गई? मतलब अष्टक पूरा करने में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या साझेदारी की जो संख्या होती है वही कहलाती है उसकी संयोजकता। वही क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? तो यही कहलाती है संयोजकता। कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी कमेंट बॉक्स में भटक दो, एक एक टॉपिक की धज्जियां उड़ाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो संयोजकता क्या है? अष्टक पूरा करने में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या साझेदारी की जो संख्या होती है इसको हम क्या कहते हैं? संयोजकता। पर परिभाषा कुछ से कुछ होगा नहीं, उदाहरण लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेंगे। अब भाई यहां पर है सोडियम 11, यहां पर है कैल्शियम 20 और यहां पर आपका कार्बन है 6। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, संयोजकता और आबंधों की संख्या सब आपस में कनेक्टेड है। कैसे है? ध्यान से देखो। मैंने कहा 2, 8 और 1, फिर मैंने कहा 2, 8, 8 और 2, और कुछ इसी तरीके से हमने लिखा 2 और 4। बात समझ में आ गई? 2 और 4। अब आप मेरे को एक बात बताओ ध्यान से, कि एक बात बताओ, इसके अंतिम कक्षा में 1 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? भी 1 हो गए। पर यदि इसको अष्टक पूरा करना है तो या तो 7 इलेक्ट्रॉन मंगवाए, सोडियम और 7 इलेक्ट्रॉन मंगवाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, बड़ा दिलेर है। इलेक्ट्रॉन मंगवाते नहीं है धातुएं, क्या करती हैं भाई? दान करती है। तो सोडियम जो है वो अष्टक पूरा करने के लिए देखो 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 अंतिम कक्षा में, पूरा इसको जोड़ना पड़ेगा, अंतिम कक्षा में, कक्षा यानी कि कोश भी होता है। बात समझ में आ रही है? तो अंतिम कक्षा में, अंतिम कोश में अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या साझेदारी की, अब सबको इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान नहीं करेगा, कुछ साझेदारी भी करते हैं, जैसे कि कार्बन, हमने पढ़ा था उस चैप्टर में। ठीक है, अब देखो अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या किया भाई? दान किया। अब अष्टक पूरा करने के लिए कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा।
कुछ इसी तरीके से हम कुछ उदाहरण और ले लेते हैं। ऑक्सीजन ले लेते हैं, चलो 8 और यहां पर हो गया 2 और यहां पर हो गया 6। अब क्या करेगा, तो ध्यान से देखो, इसको अष्टक पूरा करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, ग्रहण करेगा। तो क्या लिखा है, अष्टक पूरा करने में, अंतिम कक्षा के अष्टक पूरा करने में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान की साझेदारी की संख्या, आदान प्रदान या साझेदारी की जो संख्या है वही कहलाती है संयोजकता। मजे की बात क्या है, और यही कहलाती है आबंधों की संख्या। और यही क्या कहलाती है भाई, आबंधों की संख्या। यही कहलाती है स्टूडेंट्स आबंधों की संख्या। क्लियर हो गई कहानी। अब ध्यान से देखो, खेल यहां शुरू हुआ है। अब कार्बन जो है वो और 4 के साथ में 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। अब देखो, अब जो है धज्जियां उड़ाने वाले हैं केमिस्ट्री की, बस बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ में। अब देखो, 1 इलेक्ट्रॉन दान, 2 इलेक्ट्रॉन दान, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण। तो संयोजकता जगता 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 संयोजकता क्या होगी, ध्यान से देखना, बता रहा हूं। इसकी संयोजकता, इसकी संयोजकता, इसकी संयोजकता और इसकी संयोजकता क्या होगी, ध्यान से देखना। तो भाई इसकी संयोजकता होगी 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का दान किया, प्रदान किया। अब आदान जो है इसने भी प्रदान किया तो इसकी 2 होगी। इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इसकी भी 2 होगी, संयोजकता 2 होगी। और इसने 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो इसकी 4 होगी। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम ये बता सकते हैं कि संयोजकता कैसे निकाली जाएगी। क्लियर। तो संयोजकता, और यही बन जाती है आबंधों की संख्या। इसलिए आप देखेंगे सोडियम 1 आबंध बनाता है, और आपका जो कैल्शियम है ये 2 आबंध बनाता है, ऑक्सीजन 2 बनाता है, और साझेदारी जो है कार्बन जो है वो सॉरी कार्बन जो है वो 4 आबंध बनाता है। बात समझ में आ रही है। इंटरेस्टिंग सी कहानी है, नोट करो। चलो ठीक, कोई दिक्कत, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब मैं आपको यह बताता हूं कि संयोजक इलेक्ट्रॉन से आप कैसे बताओगे कि कोई तत्व जो है वो धातु है, अधातु है या फिर है उपधातु। क्लियर। अब ध्यान से देखो, ठीक, संयोजकता देख ली। अब थोड़ा सा 1 मिनट के लिए चलते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉनों की तरफ, है ना। चलो अब चलते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉनों की तरफ। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है संयोजक इलेक्ट्रॉन। संयोजक इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है स्टूडेंट्स, उसी को हम बोलते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। और यहां पर हम बताएंगे कि वो तत्व कैसा है, और यहां पर हम जो है धज्जियां उड़ा के रख देंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट की कि वो तत्व कैसा है। अब यदि संयोजक इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, तत्व जो है वो कैसा होगा भाई, धातु होगा। अब रसायन विज्ञान है तो अपवाद तो होंगे ही, पर फिर भी सामान्यतः ऐसा होता है कि यदि संयोजक इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है तो वो होगा आपका धातु। इसलिए आप सोडियम से लेकर कैल्शियम तक या फिर मैग्नीशियम से लेकर एल्यूमिनियम तक किसी को भी देखेंगे हाइड्रोजन के अलावा, तो वो सभी क्या है आपके धातु। पर यदि 4 है और 5 है तो या तो वो अधातु होगा जैसा कि कार्बन है, या फिर जो है वो आपका उपधातु होगा जैसा कि आपका सिलिकॉन या फिर है जर्मेनियम। बात समझ में आ गई। कुछ इसी तरीके से 6, 7 और 8 है तो ये होगा आपका अधातु, ये फिक्स है। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसको ही हम बोलते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नोट करो, बढ़ रहे हैं आगे। ठीक, अब संयोजक इलेक्ट्रॉनों से मैं संयोजकता बता रहा हूं और आबंधों की संख्या बता रहा हूं। ठीक, चलो स्टूडेंट्स, हो सकता है हमारी जो पढ़ने की स्पीड है वो थोड़ी सी ज्यादा हो, तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और आपके दिमाग में फिट होना बहुत जरूरी है। नोट करो, चलो जल्दी से। ठीक, संयोजक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये बता दिया कि तत्व कैसा होगा। अब एक काम करते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन को संयोजकता और आबंधों की संख्या से जोड़ लेते हैं। तो एक काम करो, अलग स्लाइड पर। ठीक है, अब देखो देखो देखो, संयोजक इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर हो गया हमारे पास संयोजक इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं संयोजकता। आगे बढ़े और लिखा हमने संयोजकता, और इसी के साथ हम ऐड ऑन करते हैं आबंधों की संख्या, और साथ में हम लिखेंगे कितने आबंध बनाएगा।
आयनिक बनाएगा कि सहसंयोजक बनाएगा अलग खेल है, बट कितने बनाएगा वो लिख सकते हैं, ठीक है, और उदाहरण भी लिखेंगे। अब यदि संयोजकता कितनी है भाई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। संयोजक इलेक्ट्रॉन यदि 1 2 3 4 है तो जो संयोजकता होगी वो भी क्रमशः होगी। ध्यान से देखिएगा, क्रमशः, क्रमशः जो है वो भी कैसी होगी आपकी, तो भाई वो होगी 1 2 ओ ओ ओ ओ, और ये कैसी हो जाएगी आपकी, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4। मतलब जिसके संयोजक इलेक्ट्रॉन 1 उसकी संयोजकता भी 1, जिसके संयोजक इलेक्ट्रॉन 3 उसकी संयोजकता भी 3, और आबंधों की संख्या भी ऐसी ही होगी। बात समझ में आ गई? क्रमशः 1 2 3 4, कोई भी उठा लो, कैल्शियम उठाते हैं, चलो धज्जियां उड़ाते हैं इसकी, ठीक है। अब देखो कैल्शियम उठाया 20 और ये हो गया आपका 2 8 8 और 2। क्या कहते हो, संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने, 2, मतलब अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा। क्लियर? संयोजक इलेक्ट्रॉन 2, संयोजकता भी कितनी, 2, आबंध भी कितने, 2, इसलिए कैल्शियम जो है वो 2 आबंध बनाता है। क्लोरीन ले लेते हैं, क्या कहते हो भाई, ये क्लोरीन रहा, ये 17 रहा, ये हो गया 2, ये हो गया 8 और ये हो गया 7। अब बताओ अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने, 7, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। ये वाला लिख लेते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक है। देखो क्लोरीन के लिए भी लिखेंगे, देखो सॉरी, अब संयोजक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो गए। अभी क्लोरीन वाले को फिर से रिकनेक्ट करता हूं, पर यदि अंतिम कक्षा में 5 6 7 और 8 है तो क्रमशः कैसा होगा वो बताते हैं। 8 में से घटा दो, यानी कि 3 2 1 0, और ये भी ऐसा ही होगा, क्रमशः जो है कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 1 0। मतलब अब देखो देखो देखो, अब यहां पर हमने लिया था कैल्शियम, अब कैल्शियम था 20 20 20, तो 2 8 8 और 2, और हमने लिया था क्लोरीन 17, और ये हो गया आपका 2 8 7। अब स्टूडेंट्स ध्यान से, अंतिम कक्षा में 2, अंतिम कक्षा में 7, अंतिम कक्षा में 2, अंतिम कक्षा में 7, तो इसकी संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने, 2, संयोजक इलेक्ट्रॉन 2, संयोजकता 2, आबंध की संख्या 2, ठीक। अंतिम कक्षा में 7, संयोजक इलेक्ट्रॉन 7, संयोजकता 1, आबंध की संख्या 1, तो क्लोरीन बनाएगा 1 आबंध, क्लोरीन बनाएगा 1 आबंध, क्लोरीन बनाएगा 1 आबंध, कैल्शियम बनाएगा 2 आबंध, इसीलिए हम लिखेंगे CaCl2। कुछ समझ में आया? कहानी इंटरेस्टिंग है। आप किसी भी यौगिक का फॉर्मूला बना सकते हैं यदि आपको पता है संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, आबंधों की संख्या। बात समझ में आ रही है? इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट करो। एक उदाहरण और लेते हैं कौन सा लें, अब तो घर की बात है यार, कोई भी ले लेते हैं। चलो एल्यूमिनियम लेते हैं। एल्यूमिनियम क्या है हमारा, तो भाई 13 है, 2 होगा, 8 होगा, 3 होगा। संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ध्यान से देखो 3 है, तो संयोजकता भी क्रमशः 3 होगी, तो आबंध भी कितने बनाएगा, 3 बनाएगा। इसलिए एल्यूमिनियम जो होता है वो 3 क्लोरीन्स को अपने साथ कनेक्ट कर लेता है और बना लेता है आपका AlCl3। क्या आपको ये खेल समझ में आया? मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। संयोजक इलेक्ट्रॉन देखे, संयोजकता देख ली, आबंधों की संख्या देख ली, और यहीं से शुरू होता है रसायन विज्ञान का पूरा खेल। मतलब ये कि अब आप ये बता सकते हो कि कौन सा तत्व जो है वो कितने आबंध बनाएगा। क्लियर? संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, आबंधों की संख्या। अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पर लेकर चलता हूं और वहां से बताऊंगा कि संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजकता और आबंधों की संख्या कितनी होगी, है ना। पहले इसको आप बहुत अच्छे तरीके से नोट करो। किसी भी प्रकार का XYZ यदि आपको डाउट है आप उसे कमेंट बॉक्स में रखो, क्योंकि बेटा सिर्फ ये एक टॉपिक नहीं है, इसमें जो है रसायन विज्ञान की आत्मा बसती है। बिना इसके आप जो है यौगिक सूत्र फॉर्मूले नहीं समझ सकते। नोट किया जाए। कर लिया नोट? कोई दर्द, कोई दुख, कोई परेशानी, सवाल ही नहीं पैदा होता। चलते हैं पीछे। संयोजक इलेक्ट्रॉन सीख चुके हो, संयोजकता सीख चुके हो, आबंध सीख चुके हो, ऐसे सीखा। बात समझ में आई? और कैसे सीखा? तो भाई संयोजकता से सीखा। और कैसे सीखा? तो ध्यान से देखो, बेसिक जानकारी थी, और ये हम चले गए पीरियोडिक टेबल पे।
अब संयोजक इलेक्ट्रॉन बना चुके हैं लाल कलर वाले, है ना। इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं और आएगा मजा। ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहां पर थे आपके संयोजक इलेक्ट्रॉन, ये थे आपके संयोजक इलेक्ट्रॉन जिसको हमने यहां बनाया है। अब मैं बना रहा हूं संयोजकता, और जो संयोजकता होगी वही क्या होगी, आबंधों की संख्या। तो अब अंडरस्टूड है, नीचे लिख लो, जगह नहीं है वहां पे। जो संयोजकता होगी स्टूडेंट्स वही होगी आबंधों की संख्या। और जिस तरीके से अभी हमने रूल बनाया था, हम वहां से देख सकते हैं कि इसकी संयोजकता होगी कितनी, 1 2 2 3 4 3 2 1 और 0। इसीलिए जिसका अष्टक कंप्लीटेड है उसकी जो है संयोजकता 0 होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो आपकी निष्क्रिय गैसें होती हैं उनके आबंध नहीं बनते हैं, यौगिक नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वो बॉन्डिंग ही नहीं करेंगे तो यौगिक कैसे बनेगा। समझ में आई कहानी? इंटरेस्टिंग है, कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक। तो अब आप बताओ मुझे, सोडियम कितने आबंध बनाएगा? संयोजकता छोटे में लिख देते हैं ना, क्या क्या फर्क पड़ता है। रुको, यहां पर इसको लिख देते हैं हम, रुको 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 रुको। इस चैप्टर के, इस टॉपिक के स्टूडेंट्स आज उड़ा देंगे धज्जियां। बात समझ में आ रही है? देखो, ये है आपके संयोजक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिएगा। और ये आपके संयोजकता है। और इसी को हम बोलते हैं आबंध की संख्या। और इसी को हम क्या बोलेंगे? आबंधों की संख्या। बात समझ में आई? एक उदाहरण लेते हैं, ध्यान से देखो। अब सोडियम कितने बनाएगा भाई? तो सोडियम बनाएगा आपका 1, ऑक्सीजन 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 बनाएगा 2, संयोजकता 2 है, इसलिए ये रहा ऑक्सीजन। हमेशा के लिए जो खेल है वो खत्म हो चुका है, इसलिए हम लिखेंगे इसे क्या 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 क्या, ध्यान से देखिएगा। तो इसे हम लिखेंगे Na2O। तो स्टूडेंट्स इसे हम क्या लिखेंगे बेटा? इसे हम लिखेंगे Na2O। तो इस तरीके से आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा तत्व क्या बनाने वाला है। इस पीरियोडिक टेबल को आपने और बड़े में बनाइएगा, अपने रूम में लगा लीजिएगा, क्योंकि काम यही आएगा। वो जो खरीदा वाला रहता है ना स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता, खिचड़ी बन जाती है। इसको बनाइए, नोट करिए, बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। अच्छे तरीके से समय दे रहा हूं मैं आप लोगों को, आप बढ़िया तरीके से इसको नोट कर लो। चलिए, तो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी चीजों को आपने बढ़िया तरीके से समझ लिया है और अपनी कॉपी में नोट कर लिया है। अब एक काम करते हैं, कुछ ऐसे गुण धर्मों के बारे में देख लेते हैं जो आवर्त के साथ और समूह के साथ बदलते हैं। आवर्त के साथ और समूह के साथ जो है वो कैसे होते हैं भाई? बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? बता रहे हैं, ध्यान से देखो। ये पूरा देख लिया हमने, आवर्त देख लिए, समूह देख लिया, और आगे बढ़ते हैं। हमने भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बना, हेनरी मोसले ने क्या किया, 118 एलिमेंट्स को कैसे कनेक्ट किया, वो सारी चीजें हमने देख ली है। हमने आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की जो स्थिति है वो भी देख ली है। एस ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया, सब देख लिया। चलो, अब आवर्त सारणी जो है इसकी प्रवृत्ति क्या है ये जान लेते हैं। प्रवृत्ति का मतलब ये हुआ कि ऊपर से नीचे आने पर क्या बढ़ेगा, बाएं से दाएं जाने पर क्या बढ़ेगा, दाएं से बाएं जाने पर क्या बढ़ेगा। ये सारी चीजों को अब हम समझ लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक आवर्त सारणी पहले से बनाई हुई है, वहां से रिवीजन भी होता जाएगा। ध्यान से देखना, ये क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर, शानदार तरीके से क्लियर, जानदार तरीके से क्लियर। और ये तो क्लियर है ही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक काम कर सकते हो आप, इसको आप अपने बड़े भैया दीदी सीनियर्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि उनको भी बड़ी दिक्कत जाती है इस टॉपिक में। यदि आपने ये देख लिया तो इसके बाद कभी भी आपको आबंधन में, संयोजकता में कोई भी दुख दर्द नहीं होगा। और आगे बढ़ेंगे। अब ये देखो, इसको हम कहते हैं आवर्त चलन, यानी कि पीरियोडिक ट्रेंड्स। क्या कहते हैं भाई? तो इसको हम कहते हैं आवर्त चलन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? तो बेटा ये कहलाता है हमारा आवर्त चलन। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है। देखो, एक बात बताओ, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो कोशों की संख्या बढ़ जाएगी। ऊपर से नीचे आप जब जाओगे तो कोशों की संख्या बढ़ जाएगी। समझाते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। भाई एक काम करते हैं, देखो सोडियम है
पोटेशियम है, सोडियम 11 है, पोटेशियम 19 है, तो ये हो गया आपका 2 8 और 1, ये हो गया आपका 2 8 8 और 1। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान है, इसलिए दोनों एक समूह में पाए जाते हैं, पर यहां पर जो कक्षा संख्या है वो होगी आपकी 3। क्यों होगी भाई? 3 है तो कक्षा संख्या कितनी होगी? तो ये होगी आपकी 3। बात समझ में आ गई? यहां पर कितनी होगी? तो भाई 4 होगी। तो अब एक बात बताओ, ऊपर से नीचे जाने पर कक्षा जो है वो बढ़ गई। कक्षा की यदि संख्या बढ़ गई मतलब यदि सोडियम को हम ऐसे बनाते हैं 1 2 3, तो आप पोटेशियम को बनाएंगे 1 2 3 4। आकार क्या हुआ? बढ़ गया। आकार यदि बढ़ गया इसका मतलब ये कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है इसकी नाभिक से दूरी बढ़ गई। इससे क्या हुआ कि आपकी जो आयनीकरण ऊर्जा है नीचे आने पर कम हो गई। बात समझ में आ रही? तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कैसे 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 कैसे। तो ध्यान से देखिएगा, जब आप गए ऊपर से नीचे तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे जाने पर यह होता है ऊपर से नीचे और यह होता है बाएं से दाएं। बात समझ में आ गई? तो ये सारे आवर्त चरण के बारे में जो हमने यहां पर लिखा है उसको हम समझ लेते हैं। क्लियर? अब देखो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? परमाणु क्रमांक जो है वो बढ़ेगा। परमाणु क्रमांक जो है वो बढ़ेगा। अब एक काम करते हैं, बाएं से दाएं देखते हैं। बाएं से दाएं क्या हो रहा है? तो भाई कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, बढ़ रहा है। तो बाएं से दाएं जाने पर भी ऊपर से नीचे जाने पर क्रमांक और आकार बढ़ रहा है। क्रमांक को लगाएंगे इसमें बनाना है, सॉरी। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक जो है वो बढ़ रहा है, बाएं से दाएं जाने पर भी परमाणु क्रमांक आपका बढ़ रहा है। बात समझ में आ गई? इसको यहां से हटा देते हैं और चलते हैं अब किसकी तरफ? धात्विक गुणधर्म की तरफ। किसकी तरफ? धात्विक। तो एक बात बताओ, इस तरफ ये एस ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया। स्टूडेंट्स, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि भैया इधर की तरफ धातु है और नीचे की तरफ धातु है, मतलब धात्विक गुणधर्म कैसे बढ़ेगा? तो इस तरीके से जो है धात्विक गुणधर्म आपका बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? तो अधात्विक गुणधर्म क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा होगा, मतलब ऐसा होगा। जिसको कैसे बनाएंगे? तो भाई अधात्विक गुणधर्म जो है वो इस तरीके से बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब आते हैं परमाणु के आकार पे। यहां पर जो है थोड़ा सा ट्विस्ट है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर तो बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार जो है स्टूडेंट्स वो बढ़ता है, पर बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता नहीं है। कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। समझ आते हैं ऐसा क्यों होता है? ध्यान से देखो, अब लिया हमने कार्बन और क्या ले लिया भाई? ऑक्सीजन। ये काम करते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम लेते हैं। ये सोडियम 11 हो गया और ये मैग्नीशियम आपका 12 हो गया। बात समझ में आ रही है? अब एक बात बताओ, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं अपने? तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 है, यहां पर जो है 12 है इलेक्ट्रॉन। इसके पास 11, इसके पास 12। प्रोटॉन इसके पास कितने हैं भाई? 11 और इसके पास हैं 12। अब जिसके पास, अब हम ये जानते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, दोनों के बीच में होता है आकर्षण बल। अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखेगा। तो जितना प्रोटॉन होगा उतना क्या होगा? जितने प्रोटॉन होंगे उतना नाभिकीय आवेश होगा। तो जितने प्रोटॉन, ध्यान से देखिएगा, जितने प्रोटॉन उतना नाभिकीय आवेश। नाभिकीय क्या होगा? नाभिकीय आवेश। जितने प्रोटॉन उतने क्या होंगे? आपके नाभिकीय आवेश होंगे, उतना बल लगेगा। उतना क्या लगेगा भाई? बल लगेगा। बड़ी सिंपल सी कहानी है। जितने प्रोटॉन उतना नाभिकीय आवेश, उतना क्या लगेगा? बल लगेगा। तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से क्या होगा? देखो प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचने की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी और आकार कैसा हो जाएगा? त्रिज्या कम हो जाएगी और आकार कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर से करते हैं एक बार। प्रोटॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन है पॉजिटिव, नाभिक है आपका पॉजिटिव, तो प्रोटॉन के बढ़ने से क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला आकर्षण बल है वो भी बढ़ जाएगा। इसके कारण क्या होगा? प्रोटॉन अब ज्यादा बल के साथ में इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतना बल लगेगा इलेक्ट्रॉनों को खींचने में। जितने तेजी से आप इलेक्ट्रॉन को खींचोगे आकार उतना सिमटता जाएगा। इसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा तो आकार कम, प्रोटॉन ज्यादा तो आकार कम। तो बताओ ज्यादा प्रोटॉन किसके पास? मैग्नीशियम के पास। तो आकार किसका कम? मैग्नीशियम का। तो ज्यादा किसका? किसका किसका? तो परमाणु आकार इस तरफ बढ़ेगा, यानी कि जो सोडियम है उसका परमाणु आकार ज्यादा होगा। क्लियर? अब आते हैं विद्युत ऋणात्मकता पे।
तो आपकी जो अधात्विक गुणधर्म है उसका सीधे सीधा लेना देना है विद्युत ऋणात्मकता से, क्योंकि अधातु जो है विद्युत ऋणात्मक होती है, धातु जो है विद्युत आपकी धनात्मक होती है। इसलिए जैसा आपका, अच्छा विद्युत ऋणात्मकता क्या है ये समझ लेते हैं। किसी भी आपके तत्व के इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो प्रवृत्ति है उसको हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता, जो कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी अंतिम कक्षा में 7 है। एक इलेक्ट्रॉन बाहर से खींचने की कोशिश करेगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, अब आते हैं किस पर, आयनीकरण की ऊर्जा पर। तो विद्युत ऋणात्मकता और अधात्विक गुणधर्म जो है वो एक समान आपके चलन में पाए जाते हैं। क्लियर हो गई कहानी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आयनीकरण की ऊर्जा। अब आयनीकरण की ऊर्जा क्या है, तो भाई सीधी सी कहानी है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है उसकी जो आयनीकरण की ऊर्जा है वो कम होती है। विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी तो विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी तो आयनीकरण की ऊर्जा भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। मतलब क्या होगा कि जैसा विद्युत ऋणात्मकता का चलन होगा वैसा ही किसका होगा, आपका आयनीकरण की ऊर्जा का। तो यदि आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि भाई आपके पास सोडियम है और आपके पास पोटेशियम है, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, किसकी आयनीकरण की ऊर्जा कम होगी, तो भाई पोटेशियम की आयनीकरण की ऊर्जा कैसी होगी, कम होगी। सोडियम की कैसी होगी, ज्यादा होगी। सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, किससे तुलना करें तो पोटेशियम से, और सोडियम से भी ज्यादा मुश्किल किससे है भाई, लिथियम से। इससे भी ज्यादा मुश्किल किससे है, आपका हाइड्रोजन से। क्लियर। तो इस तरीके से जो है आपके आवर्त चलन चलते हैं, इनकी हेल्प से आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। हमने बहुत बढ़िया तरीके से आवर्त चलन जो है उसको कवर कर लिया है। यदि इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। बात समझ में आ गई। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है हमने आवर्त चलन देख लिया है, पीरियोडिक टेबल की प्रवृत्ति देख ली है। अब आते हैं यहां पर, ध्यान से देखिएगा। तो हमने पीरियोडिक टेबल देखा, संयोजकता, इलेक्ट्रॉन संख्या, ये वो सारी चीजें जो हैं हमने बढ़िया तरीके से देख ली हैं। ये चैप्टर हमारा बहुत अच्छे तरीके से अब खत्म हो चुका है। आपने इसके पहले के यदि टॉपिक्स नहीं देखे थे तो आप उसको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पर यदि आपको अब देखना है क्या, इसी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और देखने हैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। आपको जाना पड़ेगा कहां पर, मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पर। वहां पर जाकर आप जो हिंदी मीडियम वाला भाग है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। वहां पर आपको सारे शिक्षक जो हैं, सारे विषय जो हैं वो अवेलेबल हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है। कोई कूपन सिस्टम नहीं, कोई भी प्रकार का पैकेज सिस्टम नहीं, क्योंकि एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। क्लियर। अब मान लेते हैं इसके बाद वाली वीडियो आपको देखनी है, आपने किया क्लिक, आप बढ़े आगे। यहां पर हर चैप्टर को हर तरीके से हम लोग रडार में लेते हैं और उड़ाते हैं हर एक कॉन्सेप्ट की धज्जियां। कैसे, ताकि आपका जो डर है वो एग्जामिनेशन को लेकर बिल्कुल खत्म हो जाए। मतलब इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं टॉपिक वाइज, वन शॉट रिवीजन है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, एमसीक्यू क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है, मतलब सब कुछ है। नॉलेज का क्वालिटी कंटेंट के साथ में अथाह भंडार भरा हुआ है स्टूडेंट्स। कहां पर भाई, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। आपको सिर्फ एक काम करना है एक छोटा सा क्लिक। आपने किया क्लिक, आप बढ़े आगे और आपका जो सिलेबस है वो बढ़िया तरीके से हो गया शुरू। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक आपका कोई भी विषय है, कोई भी बोर्ड है, कोई भी अध्याय है, कोई भी दुख है, कोई भी दर्द है, उसका जो निदान है वो मौजूद है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। अब अगली कक्षा में मैं आपसे मिलता हूं इसी चैप्टर के अगले भाग के साथ में। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।